हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ लेक्चर नंबर 16 प्रोडक्शन के लिए, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपके एग्जामिनेशन में सिलेबस में है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो उसका आज आपका लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आपके साथ प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम यानी एक प्रोड्यूसर जो होता है उसका इक्विलिब्रियम कब आता है। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा हिंट दिया था कि वो फेज 2 में ही उसका इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, अब इसी चीज को आज बाय द हेल्प ऑफ आइसोकॉन्ट्स एंड आइसोकॉस्ट लाइंस आज मैं आपको समझाऊंगा कि भाई प्रोड्यूसर को अगर ये देखना है कि मुझे इक्विलिब्रियम में आना है तो उसको कितने क्वांटिटीज के बाद अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, कितनी क्वांटिटीज बनाने के बाद उसको प्रोडक्ट बनाना स्टॉप कर देना चाहिए ताकि उसको नुकसान न हो। तो आज के लेक्चर में आप सीखोगे कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब आता है और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है। तो ये आपका लास्ट पार्ट होगा प्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया, जैसे हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने इंडिफरेंस कर्व, फिर पढ़ा था हमने बजट लाइन। हम कैसे बोलते थे? हम बोलते थे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन, जहां पर ये बजट लाइन इसको टेंजेंट होगा, जैसे इस तरीके से। अगर ये इंडिफरेंस कर्व है, ये है बजट लाइन सेम जो। तो इसका मतलब जब हम कंज्यूमर की बात करते थे आपको आईसी का यूज करना पड़ता था, बजट लाइन का यूज करना पड़ता था। इसी तरीके से ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला है, अगर आप प्रोड्यूसर हो, आपको उसको इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है तो आपके लिए दो चीजों का पढ़ना जरूरी है। एक का नाम है आइसोकॉन्ट्स और एक का नाम है आइसोकॉस्ट लाइन। सिमिलर, ये सेम है, जैसे आईसी कंज्यूमर एनालिसिस में होता है इसी तरीके से आइसोकॉन्ट प्रोड्यूसर एनालिसिस में होता है। जैसे बजट लाइन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में होता है, वही काम आइसोकॉस्ट लाइन यहां पे प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम में काम करता है। आई होप आपको लेक्चर में मजा आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ लेक्चर सीरीज जो आपको प्रोडक्शन पे आ रही है इसको कैसे आप देखते हैं, क्या मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, और इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूं वो बीते हुए पल मैं आपको याद दिलाता हूं जब मैं एक ज़माने में आपके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाया करता था और मैंने इकोनॉमिक्स में आपको ये बोला था कि भाई एक होता है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। क्या मतलब? आप ये इंडिफरेंस कर्व है, यहां से आप एक्स डालते हो, एक्स कमोडिटी, यहां से वाई कमोडिटी डालते हो। याद दिलाओ वो दिन, मैंने तब बोला था ये जो आईसी कर्व है ये बनता कैसे है। ये उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना बेटा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये आईसी उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता था। ठीक है, उन कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको बताएगा कि भाई आपको एक्स की कितनी क्वांटिटीज और वाई की कितनी क्वांटिटीज पे भाई आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, यही था ना आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया आपको, अगर आपने पढ़ा होता तब, अगर आप एक्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते थे, अब उसी चीज को y को आपको डिक्रीज करना पड़ रहा था, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था y। यहां पर भी कुछ इसी तरीके से है। यहां पर अगर हम बात करेंगे, लेट अस सपोज मैं बात करूंगा, हमने इनपुट्स लगाए हैं, यहां पे लेट अस सपोज लेबर लगाया है। ठीक है, जिस तरीके से हम उनमें कमोडिटीज में निकालते थे, एक कमोडिटी इंक्रीज करने से मुझे दूसरी कमोडिटी डिक्रीज कितनी होगी, सच दैट मुझे नेट सेटिस्फेक्शन में कोई फर्क नहीं आनी चाहिए। ऐसे समझ लो, x को अगर हमने वैल्यू चेंज किए, मान लीजिए हमारे पास ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, या आपके पास यहां से y है, यहां से x है। मान लीजिए जब आपने 1 लिया था x का वैल्यू, y था 5। जब आपने 2 लिया था और यहां से y आया 3, इसका मतलब 1 और आपका 5 आ गया एक पॉइंट, और एक पॉइंट आ गया 2,5, 2,3। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों
आपको एक जैसी सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, मगर फर्क है जब आप 1 से 2 इंक्रीज कर रहे हो x, y डिक्रीज हो रहा है, मगर दोनों की सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। इसी तरीके से अगर आप यहां पे क्या करोगे काम, लेबर यहां से ड्रॉ करोगे और यहां पे कैपिटल लोगे y एक्सिस पे, और इनमें भी ड्रॉ करोगे एक ग्राफ जिस पे आप ये दिखाओ, जिस पे आप उन पॉइंट्स की कॉम्बिनेशंस को दिखाओ जो आपको बताएगी लेबर इंक्रीज अगर आपने लेबर इंक्रीज किया और कैपिटल आपको डिक्रीज आपने किया, सच दैट आपको नेट इफेक्ट, जो नेट आउटपुट है उसमें कोई फर्क ना दिखे, यानी आपका आउटपुट सेम बनना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपका सेम आउटपुट बने तो अगर आपने लेबर को इंक्रीज किया तो कैपिटल को तो थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो या आप इसको, हाँ, तो इसका मतलब हो गया आपको एक आइसोकॉन्ट एक ऐसी कर्व होती है जिसमें आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो जो उन पॉइंट्स के ज्वाइन करने से बनती है जिन पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनता है। दैट मीन्स अगर मैं ये पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं, ये मेरी क्या है, ये आइसोकॉन्ट है। तो इसका मतलब हो गया आइसोकॉन्ट पर मैं जो पॉइंट लूं उन सब पर आउटपुट सेम बनता है। हां, अब ये है किसी पॉइंट पर एक इनपुट ज्यादा होता है, दूसरा कम होता है। किसी दूसरे पॉइंट पर, जैसे यहां पर अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूंगा, लेट सपोज मैं इसको डीपली थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। बेटा देखो मैं समझाना क्या चाहता हूं। मान लीजिए बेटा ये मेरे पास ग्राफ है, ये मेरे पास आइसोकॉन्ट है, ये पॉइंट्स है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। तो मान लीजिए मैंने यहां से बेटा लेबर लगाया और बेटा यहां से कैपिटल लगाया। अब ये जो मेरे पास आइसोकॉन्ट है ना, ये क्या है, ये एक ऐसी कर्व है जो मुझे बताएगा, जो मुझे वो पॉइंट्स, वो कॉम्बिनेशंस दिखाएगा जो सेम आउटपुट बनाते हो। तो इसका मतलब ए बी सी, ये जो सारे पॉइंट्स इस कर्व पे होंगे ना, इनसे सेम ही आउटपुट यील्ड होता है। फर्क सिर्फ इतनी है, ये जो ए है, ए पॉइंट से भी लेट्स सपोज 50 यूनिट बनते हैं, बी से भी 50 यूनिट बनते हैं, सी से भी 50 यूनिट बनते हैं प्रोडक्ट के, मगर ए बनता है जब आप लेट अस सपोज 1 यूनिट लेबर का लेते हो और 5 यूनिट क्या किसका लेते हो, लेट अस सपोज 5 यूनिट लेते हो आप कैपिटल का। तो ए कैसे बनता है, ए बनता है जब आप 1 यूनिट लोगे लेबर का, 1 लेबर, और 5 यूनिट लोगे कैपिटल का, तो आपका ए बनता है। बी कैसे बनता है, लेट अस सपोज बी बनता है जब आप यहां से यहां तक 2 यूनिट्स लेते हो और यहां से यहां तक आपके 3 यूनिट्स आते हैं। तो बी बनता है आपका किस तरीके से, जब आप 2 लेबर के यूनिट्स लोगे लेकिन कैपिटल डिक्रीज कर रहे हो, 3C ही ले रहे हो, आपका पॉइंट बी आ रहा है। लेकिन तो इसका मतलब अब सी देख लो, लेट सपोज सी में आपके पास 3 यूनिट्स आते हैं लेबर के और यहां से अगेन डिक्रीज हो रहा है 2। दैट मींस यहां पे 3 लेबर बन रहे हैं, 3 यूनिट्स, और यहां पे 2 कैपिटल भी है। सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप 1 लेबर और 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज करते हो तो आउटपुट लेट सपोज 50 बनता है। अब अगर आपने लेबर को इंक्रीज किया, यहां से डिक्रीज किया कैपिटल, अगेन सेम आउटपुट आएगा। जो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सेम ये 50-50 आउटपुट देंगे आपको, तो उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे ना, वही आपका आइसोकॉन्ट होगा। ये भी याद रखना है, हो सकता है एग्जामिनर पूछे आइसोकॉन्ट का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि इन पर सेम आउटपुट निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वल प्रोडक्ट कर्व। क्या बोलते हैं इसको, इक्वल, क्योंकि इन पर सेम प्रोडक्ट, और क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व की तरह है, तो इसको आइसोकॉन्ट का दूसरा नाम बोलते हैं प्रोडक्ट आईसी, यानी प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व। समझ आ रही है बात कि नहीं? अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं अब आगे आइसोकॉन्ट शेड्यूल्स। ये मैंने अभी आपको समझाया कि भाई आइसोकॉन्ट शेड्यूल ये वो वाले पॉइंट्स के कॉम्बिनेशंस है जिस पे आप 2 इनपुट्स का क्या वैल्यू रहेगा कि आपको वो सेम आउटपुट्स दे, उन सारे पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन को। जैसे यहां पे 2 यूनिट्स ऑफ लेबर और 3 यूनिट्स ऑफ लेबर जब आप यूज करते हो ना, आपका आउटपुट निकलता है क्लॉथ का। लेट्स सपोज क्लॉथ आपका आउटपुट बनाना है, आपको 400 मीटर बनते हैं। जब आप अब लेबर इंक्रीज कर रहे हो 4,
कैपिटल डिक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स 22, अगेन आपको 400 आउटपुट निकल रहा है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये इसको बोलते हैं शेड्यूल। मैंने पढ़ाया है, डिमांड शेड्यूल भी पढ़ाया है मैंने। ये शेड्यूल सेम हर जगह इकोनॉमिक्स में रहेगा। शेड्यूल क्या दिखाता है? शेड्यूल दिखाएगा, अगर ये हमारे पास आइसोकांट लाइन है, इन शेड्यूल दिखाएगा आपको ये सारे पॉइंट्स, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है वो आपको कौन दिखाएगा? शेड्यूल। तो शेड्यूल आपको बताता है इस आइसोकांट में कि आइसोकांट कर्व में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है इनपुट के जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट यील्ड करते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा आइसोकांट शेड्यूल क्या होता है। अब आइसोकांट को बनाने के लिए आपके पास कुछ एजम्पशंस है, ठीक है, आपको कुछ एजम्पशंस है। क्या क्या एजम्पशंस है? देखिए, अच्छे से देखना बेटा, आराम से देखना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहला एजम्पशन है, हमने अभी बोला ये हमने आइसोकांट, यहां से लेबर डाला, यहां से कैपिटल। तो बता हमने कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एज्यूम किया कि हम ले रहे हैं? हम 2 ही को ले रहे हैं। जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में 2 ही प्रोडक्ट को एज्यूम कर रहे थे कि भाई वो ये इसका सबस्टिट्यूट है, यानी 2 ही प्रोडक्ट्स को सबस्टिट्यूट मानते थे। इसी तरीके से हम यहां पर लेबर और कैपिटल को बस यही 2 हम मानते हैं कि भाई ये क्या है, ये भाई ये दोनों में सबस्टिट्यूट है, ठीक है। तो यहां पर भी ये माना जाता है, जैसे यहां पर माना जाता था ना कि x और y आपस में सबस्टिट्यूट्स होते हैं, इसी तरीके यहां पर भी एज्यूम किया गया कि लेबर और कैपिटल जो है, यानी जो भी आप यहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लोगे, कंसिडर करोगे, वो दोनों फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे के सबस्टिट्यूट्स है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, इसको एज्यूम हालांकि किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक और पार्ट है अंडर द गिवन टेक्निक फैक्टर्स, तो ये आपकी एजम्पशंस है, ठीक है, बस इतना काफी है। अब आते हैं हम ये जो आइसोकांट करूं, मैंने आपको बताया इसी तरीके से। अब अगर आप यही पॉइंट्स जो आपको मैंने पिछले स्लाइड में बोला ना बेटा, ये वाला स्लाइड, ये शेड्यूल्स, तो कौन कौन से पॉइंट थे? 2,30, तो यहां पे लिखते हैं पॉइंट्स को। पॉइंट्स थे आपके पास, मैं इसको ऐसे करता हूं, हम यहां पे पॉइंट्स लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो लिखिए पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट है? देखिए 2,30 है एक पॉइंट। अब मैं इसको कर्व बनाता हूं, एक है 4,22, तीसरा पॉइंट कौन है? 6,16। अब अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को, ये कौन सा पॉइंट है? ये है ए, ये देखो ए कॉम्बिनेशन, ये है बी, ये है सी, फिर क्या है 8,20। देखो सारे के सारे 400 ही आउटपुट दे रहे हैं, ये डी, और 10,10 ये है आपका ई। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक कर्व बनाऊं ना, तो वही आपकी क्या बनेगी? आइसोकांट कर्व। जरा इस पे देखो, इस पे चेक करो, आपका क्या है? पहला 2,30, तो 2,30 बेटा यहां पे है, आप देखो ये 2 है, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, 30 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ये बनेगा ए, और उसके बाद 4,22, इसका मतलब ये बनेगा बी, ये 6,16 ये बनेगा सी। यहां से देखो 8,12, ये इसी डेटा पे मैंने ग्राफ बनाया है, 8,12 ये डी है, 10,10 ये आपका ई है। तो ये आपकी आइसोकांट है। अब बेटा ये जो आइसोकांट है, जिस तरीके से इंडिफरेंस कर्व की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी, ठीक है, इसी तरीके से बेटा यहां पर इस आइसोकांट कर्व में भी कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैंने आपको तब भी बोला था इंडिफरेंस कर्व की जो इंडिफरेंस, एक होता है इंडिफरेंस कर्व, दूसरा होता है इंडिफरेंस कर्व मैप। दैट मीन्स ऐसे, अगर हम बहुत सारी ये इंडिफरेंस कर्व है, फिर उसको लिखते थे IC1, इसको लिखते थे लेट्स सपोज IC2, इसको लिखते थे IC3। तो ये सारी आईसीज को, सारी इंडिफरेंस कर्व्स को, अगर आप बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व्स को एक ही मैप पे डालते थे, उसको बोलते थे आप इंडिफरेंस मैप। याद है कि नहीं? इंडिफरेंस कर्व मैप भी बोल सकते थे। तो इसी तरीके से अगर आप आइसोकांट्स को, बहुत सारे आइसोकांट्स को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हो, लेट्स सपोज ये सारे आइसोकांट्स है, ये भी, तो ये बन गया आपका आइसोकांट मैप। मगर ये याद रखना है, जितना जितना आपका आइसोकांट ऊपर ऊपर चलता जाएगा, उतना उतना आपको प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। मान लीजिए अगर यहां पे 100 यूनिट्स बनते थे किसी प्रोडक्ट के, यहां पर 100 नहीं 200 यूनिट्स बनेंगे, और अगर यहां पे 200 है तो यहां पे उससे ज्यादा, लेट अस सपोज 300 यूनिट्स बनते हैं। ये आपको ख्याल करना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम, और इसके बाद ये आपका, ये देखिए ये आपका आइसोकांट मैप है, जिसे मैंने दिखाया है, ये 4 है, 1 2 3 4।
IQ1, IQ2, IQ3, IQ4, और मैंने अभी बताया जितना जितना IQ ऊपर होगा उतना उतना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर 100 यूनिट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आपके आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट कर्व। अब ये जो आइसोकॉन्ट है ना, आपने अभी देखा जब मैंने आइसोकॉन्ट बनाया ना, मैंने इस तरीके से बनाया। अब इस तरीके से बनाने का मतलब दो चीजें हैं। एक तो ये आइसोकॉन्ट जो है इसका स्लोप जो है ना वो नेगेटिव है। अब क्यों स्लोप नेगेटिव है, देखो मान लीजिए ये कैपिटल है, मान लीजिए ये लेबर है। हमने क्या एजम्पशन लिया, एजम्पशन हमने पहले ही लिया था कि लेबर और कैपिटल आपस में सबस्टिट्यूट्स है, यानी अगर आप लेबर को इंक्रीज करोगे कैपिटल डिक्रीज होगा, अगर आप कैपिटल को डिक्रीज करोगे लेबर डिक्रीज होगा। जो लेबर के डिक्रीज करने से इफेक्ट होगा, मतलब फर्क आ जाएगी, उस फर्क को कौन मतलब इक्वेट करेगा, लेबर का इंक्रीज, सॉरी कैपिटल का इंक्रीज करना। यानी अगर आप एक चीज को इंक्रीज कर रहे हैं ना तो उसका इफेक्ट दूसरे में दिखाई देगा कि उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये सबस्टिट्यूट्स है आपस में, मगर ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भाई कैपिटल और लेबर आपस में एक दूसरे को सबस्टिट्यूट करे, लेकिन यहाँ पे एजम्पशन लिया गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्लोप आ रहा है नेगेटिव। क्यों, जितना जितना आप लेबर को, ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार समझाया है ये चीजें, जितना अगर किसी को ये समझना है ना और अच्छे से वो इंडिफरेंस करो के लेक्चर्स देखो, उसको समझ आ जाएगा कि होता क्या है, ग्राफ को कैसे समझना होता है। तो जितना जितना लेबर यूटिलाइज हो जाएगा, देखो पहले लेबर हमने कम यूज की थी, कैपिटल ज्यादा यूज किया था, तो प्रोडक्शन ऐसे निकलती थी। अब जितना जितना आप लेबर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, आपको पता है कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए नीचे 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 जितना जितना लेबर आप बढ़ाओगे उतना उतना कैपिटल 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 कम होता जाएगा, इसीलिए नेगेटिव स्लोप। अब कन्वेक्स क्यों है ये भी मैंने पढ़ाया है, पीपीसी में दिखाया है मैंने कि एक कर्व कब कन्वेक्स होता है, कब कनकेव होता है, कब स्ट्रेट लाइन होता है। आइसोकॉन्ट तीनों हो सकता है, ठीक है, ये तीनों हो सकता है, लेकिन ये असल में जो होता है ये इसका और कन्वेक्स होता है टू द ऑरिजिन। आप देखो, अब इसका कन्वेक्स क्यों होता है ऑरिजिन, इसका जो स्लोप होता है ना, इसके स्लोप को कहा जाता है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। याद रखना बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ। यानी अगर यहां पे हम इसको स्लोप निकालेंगे, किसका स्लोप, आइसोकॉन्ट कर्व का स्लोप, वो क्या आता है MRTS, दैट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। याद रखना है, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये नेगेटिव आता है, ठीक है, ये कम होता है, ठीक है। सो बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है, इसी वजह से अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया बताओ आइसोकॉन्ट कर्व कन्वेक्स क्यों होता है ओरिजिन की ओर, आपको बताना है ये इसलिए होता है बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो डिक्रीज होता है। और अगर पूछा गया ये कब हो सकता है कनकेव, आपको बताना है ये तब कनकेव होगा जब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होगा। अगर पूछा गया एग्जाम में बताओ क्या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल क्या आइसोकॉन्ट कर्व कभी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, आपको बताना है हाँ हो सकता है। कब, जब आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको ये समझना है कि सर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के डिक्रीज करने से कन्वेक्स क्यों बनता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के इंक्रीज करने से कनकेव क्यों बनता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कांस्टेंट होने से स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है, इस चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जब मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाई थी तब मैंने ये सारी चीजें समझाई थी, डिटेल में समझाई थी। परसों भी मैंने आपको टेलीग्राम में बताया, ये लेक्चर देखो, इसमें आपका आंसर है जिसमें आप फंस गए थे, जो मैंने क्वेश्चन दिया था जो इसका आंसर नन ऑफ दीज था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये दो चीजें आपको समझ आ गए होंगे। अब देखो, तो ये आपका मैंने बताया था अभी, तो यही है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अगर ये डिक्रीज हो गया तो कन्वेक्स होगा, अगर ये कांस्टेंट रहा तो स्ट्रेट लाइन, और अगर ये इंक्रीज हो गया तो कनकेव होगा। चलिए अब दूसरा चीज, तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो दो आइसोकॉन्ट्स है ना ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं इंटरसेक्ट होते, देखो मान लीजिए अगर ये इंटरसेक्ट हुए, मान लीजिए ये एक पॉइंट लेते हैं हम, ये मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये मान लीजिए ये दूसरा पॉइंट है, ये मान लीजिए तीसरा पॉइंट है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर
और बी पॉइंट पर, क्योंकि ये एक ही आइसोकॉन्ट के ऊपर है, तो इसका मतलब दोनों यील्ड करते होंगे सेम प्रोडक्शन। अगर ये 100 यूनिट्स करता है, ये भी 100 यूनिट्स करता है, दैट मीन्स ए भी 100 यूनिट्स करता है, बी भी 100 यूनिट्स करता है ना। मगर यहां से हम ए सी पर भी है ना, जिस करू पर सी है उसी करू पर सी भी है, तो इसका मतलब ए सी पर भी है, तो ए सी पर क्या है 300 यूनिट्स, तो इसका मतलब अगर 300 यूनिट सी पर बन रहे हैं, ए पर भी 300 यूनिट्स बन रहे, क्या ये पॉसिबल है? यहां से हमको दिख रहा है ए जो है वो 100 यूनिट्स बनाएगा, यहां से दिख रहा है ए 300 यूनिट्स बनाएगा, ये इलॉजिकल है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। दैट मीन्स दो आइसोकॉन्ट्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, बता रहा। एन अपर आइसोकॉन्ट कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जितना जितना आइसोकॉन्ट ऊपर चलता जाएगा तो उतना उतना प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स अगर ये मेरी आइसोकॉन्ट है, इसमें 100 यूनिट्स बनते हैं, यहाँ पे 300, अगर यहाँ पे 300, लेट्स सपोज यहाँ पे 500 यूनिट्स बनते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। चलिए इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी, आइसोकॉन्ट कर्व जो है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। क्यों? अब देखो, आपको कोई प्रोड्यूस करना है कोई चीज, क्या ऐसा हो सकता है आप कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस को टच करता है वाई एक्सिस को? देखो मान लीजिए इसने वाई एक्सिस को टच किया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट, लेट्स सपोज ए पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपने लेबर के इनपुट्स कितने लगाए? आपने लेबर कुछ नहीं लगाया है। बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबल है कि आप लेबर कुछ नहीं लगाओ फिर भी आपको कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिले, है ना? मतलब देखो, मान लीजिए भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। मान लीजिए इन सारों पॉइंट्स पे लेट्स सपोज 100 यूनिट्स बनते हैं, सेम यूनिट्स बनेंगे प्रोडक्शन के। मगर जब मैं लेबर कुछ नहीं लगाऊंगा तब पॉइंट कौन होगा? ए। मगर जब मैं लेबर कुछ नहीं, जीरो लेबर लगाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है कि जीरो लेबर होगा तो कैपिटल लगाऊंगा और मुझे कुछ मतलब इनपुट मिलेगा, ठीक है, मुझे कोई प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि मुझे 100 यूनिट्स बनेंगे। इसी तरीके से क्या ये पॉसिबल है कि मैं कैपिटल कुछ नहीं कैपिटल लगाऊं, कोई मशीन, कोई बस मैं लेबर को लाऊं, लेबर, अरे भाई काम के लिए कोई मशीन भी होनी चाहिए, कोई टूल्स भी होने चाहिए, वो तो है ही नहीं मेरे पास, कैपिटल ही नहीं मेरे पास है, तो बताओ कुछ प्रोडक्शन होगी? प्रोडक्शन कुछ नहीं होगी। दैट मीन्स आपका आइसोकॉन्ट कर्व ना ही एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, ना ही वाई एक्सिस को टच कर सकता है। ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको बताया था जिस तरीके से कंज्यूमर का बजट होता है, इसी तरीके से प्रोड्यूसर का बजट होता है। कंज्यूमर के बजट को ड्रॉ करने के लिए आपके पास हम करते थे यूज बजट लाइन, और यहां पर प्रोड्यूसर के बजट को डिफाइन करने के लिए आपके पास आती है आइसो कॉस्ट लाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूसर के पास अब यह भी देखना है कि भाई क्या आपने सर बोला कि भाई हमने आइसोकॉन्ट कर्व में वो वाले कॉम्बिनेशंस लेने जो सेम आउटपुट लेता है, मगर ये भी तो देखना है ना कि भाई क्या प्रोड्यूसर के पास वो क्वांटिटीज, मान लीजिए आपके पास ये इसमें 100 क्वांटिटीज बनती है, ठीक है, 100 क्वांटिटीज ये कर्व है। अब हमें ये भी तो देखना है ना क्या प्रोड्यूसर के पास इतनी क्षमता है कि वो इस आईसी कर्व पर आ सकता है? ये 100 क्वांटिटीज बनाने की क्षमता भी तो देखनी है। तो वो कैसे पता चलेगा? आइसो कॉस्ट लाइन पे। तो ये आइसो कॉस्ट लाइन आपको क्या करेगा? ये वो सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको बताएगा कि भाई आपको कंज्यूमर प्रोड्यूसर कितना बना सकता है, ठीक है, कितना वो बना सकता है, उसके पास बजट कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस दिखाएगा जो मुझे सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट, मान लीजिए कंज्यूमर के पास 500 रुपये कॉस्ट है, मतलब इसके पास 500 रुपये खर्च करने का बजट है, सॉरी प्रोड्यूसर के पास 500, दैट मीन्स अगर मैं आइसो कॉस्ट लाइन बनाऊंगा ना इस तरीके से आ जाएगी। तो इसका मतलब होता है जितने भी पॉइंट्स इस पे हम लेंगे, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, सारे पॉइंट्स जितने भी होंगे, तो इन सारे पॉइंट्स पर कॉस्ट कितना आ जाएगा? प्रोडक्शन का कॉस्ट आ जाएगा 500 रुपीज, ठीक है। और इसके नीचे वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये अटेनेबल तो होते हैं, मैंने पढ़ाया है, लेकिन फीजिबल नहीं होते हैं। क्यों फीजिबल नहीं होते हैं? क्योंकि इसके पास बजट तो होता है, ये चाहता है कि मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी बढ़ाऊं अपने प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्शन की, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। इसको क्या चाहिए? इसको इस पॉइंट लाइन पर ही रहना है। तो इसका मतलब अब हम, और याद रखना है आइसो कॉस्ट लाइन को दूसरा नाम बोलते हैं आइसो प्राइस लाइन भी, आइसो इनकम लाइन भी, आइसो एक्सपेंडिचर लाइन भी, टोटल आउटले कर्व भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ही दिखाता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे डेटा दिया है और यहाँ पे इसकी आइसो कॉस्ट लाइन बनाई है। जैसे कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई है।
हमने यूनिट्स ऑफ कैपिटल 4 लिए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास जो बजट है ना, इसके पास 120 रुपए है, प्रोड्यूसर के पास बजट, बस 120 के बगैर ये कुछ नहीं बना सकता, ठीक है। इसके पास 120 ही बजट है। मान लीजिए जब इसने कैपिटल 4 यूनिट्स लगाए, ठीक है, और लेबर कुछ नहीं लगाया, लेट्स सपोज वहां तब 120 प्रोड्यूस होता है, मतलब उसको खर्चा आता है 120 का। जब इसने कैपिटल 3 लगाया यूनिट्स, अब बताओ क्यों? क्योंकि इसने एक यूनिट ऑफ कैपिटल का लिया है प्राइस 30, एक यूनिट ऑफ लेबर का कितना लिया है 10, तो 30 इंटू 4 कितना आता है 120। यहां पर तो इसको कुछ नहीं लेबर हो गया, इसका मतलब कुछ प्राइस नहीं बनेगा, दैट मीन्स 120। अब जब इसने 3 बना दिया तो 3 पे कॉस्ट कितना होगा इधर 90। अब इसने लेबर भी 3 लगाए तो एक का कितना कॉस्ट है 10, तो यहां पर आएगा 30, तो 90 प्लस 30 अगेन 120। तो ये सारे कॉम्बिनेशन 4,0, 3,3, 2,6, 1,9, 0,12 हमने इस पर मतलब प्लॉट किया है, एक लाइन बन गई, इसको बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। सर ये तो सारा समझ आ गया, मगर अब ये बोलिए इक्विलिब्रियम कहाँ कैसे हम देखेंगे? याद रखना है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पर प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज भी करे, और देखो क्या है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, सबसे पहले है जो इसका आउटपुट आएगा, इसको ये चाहेगा कि मेरा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा निकलना चाहिए, सबसे पहला चीज। और ये भी चाहेगा कि मेरे जो इनपुट्स है ना वो सम से कम मिनिमम लगने चाहिए, और ये भी चाहेगा कि भाई जो मेरे पास आउटपुट निकला, ठीक है, मुझे कॉस्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट सबसे कम मिलनी चाहिए, एक तो ज्यादा भी बनने चाहिए और इनपुट्स भी कम लगने चाहिए, और एक प्रोडक्ट का कॉस्ट जितने में प्रोड्यूसर को पड़ेगा वो चाहता है कि मुझे ये कम मिलना चाहिए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। ये आपका इक्विलिब्रियम है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब आता है। अभी मैंने बता दिया, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व टेक्निक को ऐसे बोला था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है कि भाई जहां पर आपका इंडिफरेंस कर्व टेक्निक और जहां पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व टेक्निक को टेंजेंट होता है, और जहां पर इस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और इस लाइन का स्लोप यानी बजट लाइन का स्लोप बराबर होता है, तो याद होगा आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशन होती है। एक तो इंडिफरेंस कर्व का एक तो ये बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, एंड सेकेंड जो इस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होगा और जो इस बजट लाइन का स्लोप होगा वो सेम होगा। उसी तरीके से उसी एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपने वो चीज़ पढ़ी है, ये आसान होगी आपके लिए, बिल्कुल समझना आसान है। तो इसी तरीके से आपको यहां पर मैं बोलूंगा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तब आता है जब स्लोप ऑफ, सबसे पहले आपको ये याद रखना है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तब आता है जब आपके पास आइसो कॉस्ट लाइन जो होती है, आइसो कॉस्ट लाइन ये टेंजेंट होती है। क्या होती है? टेंजेंट होती है किसको? टू द आइसो कर्व लाइन। और दूसरी कंडीशन जैसे वहां पर थी ऐसे यहां पर भी है दूसरी कंडीशन कि भाई ये जो आपके पास ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो उस पॉइंट पर आइसोकॉन्ट कर्व जो होनी चाहिए वो कन्वेक्स होनी चाहिए टू द ओरिजिन। इस तरीके से इसका मतलब ये वाला जो कर्व है ये आपकी आइसोकॉन्ट कर्व है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ई पॉइंट ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका बजट लाइन है टेंजेंट टू द आइसोकॉन्ट लाइन, और यहां पर आपका कन्वेक्स भी आता है। तो इसका मतलब याद रखना है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आपको पूछा जाएगा कब आएगा, जब आइसोकॉन्ट कन्वेक्स होगी, कनकेव होगी, या कुछ भी हो सकता है या कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब कन्वेक्स के टाइम पे, यानी कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, मैंने इससे पहले भी बोला, कन्वेक्स होने का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन शुड बी डिक्रीज, वो डिक्रीज होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोड्यूसर का जो बेटा इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया, कंडीशन क्या है, एक भाई ये जो आपके पास आइसो कॉस्ट लाइन है ये टेंजेंट होनी चाहिए टू द आइसोकॉन्ट, और इसका मतलब दूसरा चीज क्या है, इसी का मतलब होता है कि भाई ये जो स्लोप होगा किसका, आइसोकॉन्ट का, और ये जो स्लोप होगा किसका, आइसो कॉस्ट लाइन का, ये दोनों बराबर। अब बताओ आइसोकॉन्ट का स्लोप क्या है, अभी मैंने बोला मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन LK, ठीक है। LK मतलब होता है ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो ये होना चाहिए बराबर
PX डिवाइडेड बाई PL डिवाइडेड बाई PK, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी भी, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू PL बाई PK। तो ये आपका क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर। ऑप्शन नंबर 1 होगा MRTS should be MRTS L, K should be equal to PL by PK। दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे ग्रेटर, तीसरा होगा लेस देन, तीसरा होगा ग्रेटर, और चौथा होगा नन ऑफ दीज। आपको इस पे ऑप्शन देना है। क्वेश्चन होगा विच आर द फॉलोइंग आर द डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है। आपको बताना है ग्रेटर भी और लेस भी बताना है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। यहां पर आपका सारा ये खत्म होता है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताऊंगा, कौन कौन सा मार्केट हमें होता है इकोनॉमिक्स में, हम कौन कौन से मार्केट को डिफाइन करते हैं, फिर हर मार्केट की प्राइसिंग कैसे हो जाती है, वो सारा हम पढ़ेंगे अब अगले वीडियो लेक्चर्स में। अभी तक हमने प्रोडक्शन पढ़ा, उसको अच्छे से एनालाइज किया, कंप्लीट भी किया, तो आपने भी पढ़ा होगा आई होप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बस सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन जिसकी जो भी वीडियोस में अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्केट प्राइसिंग एंड इट्स स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। आई होप आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझा होगा, आई होप। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अभी का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।